नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें पिछली बार हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में था, 14 to 18। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 समानता है और 19 से 22 आपका राइट टू फ्रीडम है। इसमें संविधान के स्टार्टिंग में 7 प्रकार की फ्रीडम थी और बाद में 44वें संशोधन 1978 में जो हुआ था जनता सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी का एक्ट था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। अब 6-7 के बजाय 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये सभी नागरिकों को प्राप्त है, सभी नागरिकों को प्राप्त है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला मतलब बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की। कैसे आप अभिव्यक्त करते हैं? नाटक के द्वारा, नुक्कड़ के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, आपके ऊपर है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्वक आप अपनी बात कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। निरायुध मतलब ऐसा नहीं हथियारों के साथ और विस्फोटक के साथ आप सम्मेलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे ना, इसकी जगह नहीं है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की। संगम या संघ बनाना, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपना पार्टी बना सकते हैं और सोसाइटी बना सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, भारत के किसी भी राज्य में आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, अबाध रूप से, कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र, किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी भाग में, भारत के किसी भी राज्य के या किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं और वहाँ बस जाना मतलब अपना घर मकान बनवा सकते हैं, रुक सकते हैं, हमेशा के परमानेंट हो सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता है। चूंकि ये जो ई था, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि हटा दिया गया इसमें से। व्यवसाय, कारोबार, बिजनेस, नौकरी, ये करने की स्वतंत्रता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको संविधान द्वारा दी गई है। वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपकी, इसमें आपका राष्ट्र ध्वज लहराना ये भी सम्मिलित है। सूचना का अधिकार जो है वो भी इसमें है। किसी लीडर के बारे में जो चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसकी संपत्तियों के बारे में, उसके रिगार्ड्स के बारे में, क्या कैरेक्टर है, ये जानने का अधिकार भी आपको है। इसीलिए नेता लोग एफिडेविट में सारी जानकारी, संपत्ति की, क्रिमिनल केसेस की, सिविल केसेस की, जो भी चीजें हैं, पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देते हैं। तो ये भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वाक्य स्वतंत्र में ये भी है कि आप मौन रहना चाहते हैं तो मौन रहने का अधिकार भी आपको है। और अगर आप किसी को नहीं सुनना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार है। और आपको कोई जबरदस्ती नहीं सुनवा सकता है, ठीक है, इसका भी अधिकार है आपके पास। तो ये सारे अधिकार आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिलते हैं। 19 का जो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इसमें आपको अपना संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप अगर किसी सोसाइटी या संघ का सदस्य बनना चाहते हैं तो ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। आप अपना संगम या संघ बना सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी सोसाइटी या किसी सहकारी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका पूरा सिस्टम कानूनी व्यवस्था से चलता है। तो किसी सोसाइटी या सहकारी संघ का सदस्य बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया है, वो मूल अधिकार में नहीं आता है। और व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है आपकी, इसमें आपको शिक्षा संस्था स्थापित करने का भी अधिकार है। यही अधिकार शिक्षा संस्था स्थापित करने का अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 में दिया गया है।
तो जितने भी आपके ये अधिकार दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे अधिकार आपके असीमित हैं। मैंने पहले बताया था कि कोई भी अधिकार संविधान में आपको असीमित रूप से नहीं दिया हुआ है, तो ये अधिकार भी आपको असीमित रूप से नहीं दिया हुआ है। इस पर युक्त निर्बंधन लगाया गया है। युक्त निर्बंधन की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसका कहना है कि जब व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संतुलन होगा, जब संतुलन होगा किस बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, तब कहा जाएगा कि निर्बंधन युक्त निर्बंधन का मतलब है कि एक सही और संतुलित मर्यादा इन अधिकारों के ऊपर, मतलब इनकी परिधि निर्धारित है। देश की संप्रभुता, अखंडता को अगर आप किसी हरकत से खतरा हो रहा है, अगर आप इन अधिकारों का उपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता, उसकी संप्रभुता को खतरा पैदा हो रहा है, देश में अशांति फैलने की संभावना है, दो समूहों के बीच में विद्वेष फैल सकता है, घृणा फैल सकता है, दंगे फैल सकते हैं, तो इन आधारों पर आपकी ये जो सारी स्वतंत्रताएं हैं उन पर उस मात्रा तक प्रतिबंध लगाया जाएगा जहां तक जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में विराजमान है। जो आपका प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही विराजमान है। और जैसे कि आपातकाल लागू होता है 352, वैसे ही अनुच्छेद 19 से ये जो 22 है आपका पूरा, ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। आपातकाल लगते ही ये खत्म हो जाता है। ये स्वतंत्रता आपातकाल में लागू नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता आती है। पहला ये है कि जो मौजूदा कानून है, मौजूदा कानून वर्तमान में है, उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। आपने अगर इस समय कोई क्राइम किया है तो उस समय जो कानून विराजमान होगा उस अपराध के लिए, उसमें जो प्रक्रिया निर्धारित होगी, जो सजा निर्धारित होगी वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में कोई नया कानून आ गया उसी अपराध के लिए जो आपने किया था तो आपको उस नए कानून के तहत सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जिस कानून के तहत आप गिरफ्तार हुए हैं, जो कानून से मौजूद था, उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगी, मौजूदा कानून के तहत ही। दूसरा क्या है, दोहरे दंड से बचाव। मतलब किसी अपराध के लिए अगर आपको एक बार दंडित कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए आपको दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो मौजूदा कानून के तहत सजा मिलेगी, और एक बार अपराध करने के लिए अगर आपको दंडित कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। ये 2 मुख्य बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती है। मतलब ये नहीं कि आप खुद अपने विरुद्ध गवाह दें कि हाँ मैंने ही अपराध किया है। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 जो है आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है बहुत बेहद, काफी कुछ आ गया है इसमें। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विधि की जो प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करके ही उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाएगा। अगर किसी की स्वतंत्रता छीननी है तो कानून की जितने नियम प्रक्रियाएं दी गई हैं सबका पालन करते हुए ही ये काम करना होगा। और किसी भी व्यक्ति के अगर प्राण लेने हैं, जैसे किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, फांसी दे दी गई, तो उसके लिए भी कानून की उचित प्रक्रिया ही का पालन करना पड़ेगा। ये दैहिक स्वतंत्रता के बारे में 2 मुख्य धारणाएं हैं।
बाद में जो है 21 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क, ये 86वां संशोधन किया गया था और इसके द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, वो इसमें जोड़ दिया गया है। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में क्या क्या प्रमुख बातें हैं? पहली चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मनमाना रूप से गिरफ्तार किया गया है तो पहले तो उसको आपको कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको स्थानीय मजिस्ट्रेट जो है आपके जिला न्यायालय के जो है जिला जज, वहां पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर जो आपका टाइम है उसमें आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं है, वो छोड़ दिया गया है। और अपना वकील, उसको अपना वकील करने की, अपना मनपसंद वकील करने की छूट दी जाएगी। तो 2-3 बातें हैं। गिरफ्तारी, मनमानी गिरफ्तारी में क्या क्या है, आप कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आने जाने का समय छोड़कर, और आपको अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार है। निरोध से संरक्षण जो है, ये निरोधक कानून है हमारे संविधान में। तो निरोधक कानून जो है वो किसी को अपराध करने के बाद गिरफ्तार करने से जुड़ा हुआ नहीं है। ये किसी को कोई अपराध करने से पहले गिरफ्तार करने से या अपराध रोकने से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, वो अपराध करने की तैयारी कर रहा है। तो जो निरोधक कानून है जितने भी, वो एक्चुअली बेसिकली आतंकवादी या बड़े तरह के कार्यों से जुड़े हुए केसेस में लागू होता है निवारक निरोध। इसमें जैसे कोई आतंकवादी है, वो मिलकर प्लान कर रहे हैं कहीं बम विस्फोट का, या नक्सली हैं कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, तो इस तरह के मामलों में ज्यादातर ये कानून लागू होता है। तो इस तरह का व्यक्ति अगर इस कानून के तहत गिरफ्तार होता है, निरोधक कानून के तहत, जो कि समय से सरकार ने कई तरह के निरोधक कानून बनाए हैं, टाडा, पोटा, मीसा, वो बाद में रद्द भी हुए हैं। तो इसमें व्यक्ति को वैसी सुविधाएं नहीं मिलती जैसे बाकी मामलों में मिलती है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस बिना कारण बताए उसको 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है, और अगर 3 महीने से अधिक हिरासत में रखना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन लेना पड़ता है। और उसमें वो सारे संरक्षण, ये उपाय नहीं मिलते हैं, ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं उसके अपराधी को। और ये रहता है कि जल्द से जल्द उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और उसको कारण बताने का अधिकार तो है कि उनको कारण का उल्लेख करना पड़ेगा एजेंसी को। लेकिन अगर कोई ऐसे कारण है जिससे सरकार की गोपनीयता या सुरक्षा पर कुछ आंच आती है या भंग हो सकती है, तो एजेंसी उस कारणों को बताने से मना भी कर सकती है। तो ये मोस्टली ऐसा कानून है जो बहुत बड़े बड़े मामलों पर लागू होता है। देश विरोधी कानून एक तरह से है, देश के विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र करते हैं मोस्टली उन पर लागू होता है। तो ये निवारक निरोध से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, और ये आपका 19 से 22 तक की स्वतंत्रताएं हैं, उनकी पूरी व्याख्या है।